नमस्कार, कैसे हैं आप सभी ने कक्षा 11 में अध्याय 4 जंतु जगत के अंतर्गत भाग 1 पढ़ा। भाग 1 में आपने जाना कि वो कौन से आधार थे जिसके आधार पर जंतु जगत को 11 अलग अलग संघों में विभाजित किया गया। अब आपने पढ़ लिया कि प्रगुहा क्या होता है, सममिति क्या होती है, कोशिका व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। आप जितना अच्छी तरीके से भाग 1 को तैयार करोगे वो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आगे जो चीज़ें होंगी वो उनसे रिलेटेड होंगी और मैं संघों में उनके एग्जाम्पल्स को नहीं बताऊंगा। इसलिए जो आपको बताया गया है कि कूटगुही कौन कौन होते हैं, प्रगुही कौन होते हैं, अगुही कौन होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन है, डिप्लोब्लास्टिक कौन है, सम्मिति किसमें कौन सी पाई जाती है, तो ये सब बातें आप भाग 1 के अंतर्गत ही सारी चीज़ें पढ़ोगे। उसके बाद मैं जो संघ होगा, एक एक संघ, जैसे संघ पोरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, इनके लक्षण क्या है, तो उनमें ये सब मैं बताऊंगा नहीं कि द्विकोरिक कौन होता है, त्रिकोरिक कौन होता है, ये सब चीज़ें नहीं बताया जाएगा। तो एक भाग 1 में मैंने मेहनत कर दी है, उसमें आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि संघ में मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, ठीक। अब एक एक संघ को आपको पढ़ाया जाएगा कि संघ पोरीफेरा के सदस्य कौन होते हैं, क्या विशेषता होती है, संघ सिलेंट्रेटा के सदस्य कौन होते हैं, क्या विशेषता होती है, कहाँ पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों को एक एक करके बताया जाएगा। आप लोगों की एक डिमांड भी थी कि जो आपको लिख कर बताया जाता है उसका भी PDF आप लोग को मिल जाए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसका भी PDF आपको वीडियो के बगल के सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब जो पढ़ाऊंगा उसका PDF मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। आइए देखते हैं, सबसे पहला आपका जो संघ आता है 11वें संघ में सबसे पहला संघ है वो है संघ पोरीफेरा। संघ पोरीफेरा यानी फाइलम पोरीफेरा। याद रखना कि संघ पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं उनको सामान्यतः स्पंज भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके सदस्यों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है, ठीक। एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बना। अब हम देखेंगे सबके सामान्य लक्षण क्या होते हैं, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं, कहाँ पाए जाते हैं, क्या खास विशेषताएं इनकी होती हैं। तो देखें, ये पाए जाते हैं मुख्यतः समुद्र में, समुद्री होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, उनके भी मैं एग्जांपल बता दूं। तो स्पंज में एक स्पंज आता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला एक ऐसा स्पंज है जो स्वच्छ जल में पाया जाता है, ठीक है। तो ये मुख्यतः क्या होते हैं, मुख्यतः समुद्री होते हैं, यानी लवणीय जल में पाए जाते हैं, लवणीय जल में, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसी में कि मुख्यतः समुद्री होते हैं, लेकिन स्पॉन्जिला एक ऐसा एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज है, यानी ये कहाँ पाया जाता है, ये नदी वगैरह में, तालाब वगैरह में या झीलों वगैरह में पाए जा सकते हैं। दूसरा, चूंकि आपने जैसे पढ़ाया है पौधे के बारे में कि पौधे 5 कैटेगरी में रखे गए ना, शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो इनको किस आधार पर रखा गया था, विकासीय क्रम के आधार पर। माना जाता है कि सबसे पहले शैवाल बने होंगे, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। उसी तरीके से जो प्राणी हैं, प्राणियों में सबसे पहले पोरीफेरा को रखा गया है। तो आप सोच सकते हैं कि पोरीफेरा जरूर कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी कि इनको सबसे पहले रखा गया। विकासीय क्रम के आधार पर जंतु जगत को भी अलग अलग संघों में रखा गया, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया, इन सभी को अलग अलग कैटेगरी में विकासीय प्रक्रम के आधार पर ही रखा गया है। तो ये माना जाता है कि जो पोरीफेरा के सदस्य थे वो सबसे पुराने प्राणी रहे होंगे, सबसे पहले जंतु का निर्माण हुआ होगा तो स्पंज का ही हुआ होगा। इसलिए कहा जाता है इन्हें, ऐसे लिख सकते हैं, इन्हें नहीं, ये आद्य बहुकोशिक प्राणी हैं। इसका मतलब समझना, देखो आद्य बहुकोशिक कहा जा रहा है, आद्य नहीं कहा जा रहा है। आद्य अगर की बात करें तो आद्य जंतुओं में तो वो प्रोटिस्टा के कैटेगरी में आ जाएंगे। प्रोटिस्टा वाले जो सदस्य हैं वो आद्य जंतु कहला जा सकते हैं, क्योंकि वो यूकैरियोटिक होते हैं, माना जाता है कि सबसे पहले वही बने होंगे। उनके बाद आद्य बहुकोशिक प्राणी जो होते हैं, यानी बहुकोशिकीय, पुराने और बहुकोशिकीय, पुराने और एक कोशिकीय प्रोटिस्टा,
पुराने और बहुकोशिकीय, तो ये हैं स्पंज। ये आद्य बहुकोशिक प्राणी माने जाते हैं, यानी प्रीमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स कहे जाते हैं। ठीक, इस बात को अंडरलाइन कर लेना। ये हो गया सामान्य बातें। अब हम इनकी शारीरिकी के बारे में बात करें, कैसे दिखते हैं, क्या इनमें विशेषता पाई जाती है। ठीक, तो आइए हम इनकी शारीरिकी को देखते हैं। शारीरिकी यानी एनाटॉमी। शारीरिकी में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये कि इनमें खास बात ये होती है कि इनमें जल परिवहन के लिए एक पूरा सिस्टम ही पाया जाता है। जल परिवहन या नाल तंत्र पाया जाता है। इनमें जल परिवहन अथवा नाल तंत्र यानी वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पाया जाता है। अब ये वाटर सिस्टम क्या होता है, कैनाल सिस्टम क्या है, तो आइए इसको देखते हैं। ये है आपका स्पंज। स्पंज इस तरह से भी होते हैं और भी आकृति के होते हैं, जिनको आगे आपको बताया जाएगा। तो ये जो स्पंज है, आप उसके अंदर के भाग को देख रहे हैं यहाँ पर 3D वे में। तो आप देखें तो इसके अंदर और इसके बाहर की संरचना काट कर ऐसे दिखाया गया है। तो साइड में आप देखोगे तो बहुत जगह पर ऐसे छोटे छोटे पोर्स पाए जा रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे रंध्र हैं, ये रंध्र हैं, छोटे छोटे रंध्र हैं। इन रंध्रों को कहा जाता है, इन रंध्रों को कहते हैं ऑस्टियम। हिंदी में ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया। ठीक, तो ये जो ऑस्टिया है, छोटे छोटे छिद्र हैं इनके शरीर पर, इन्हीं के रास्ते जल प्रवेश करता है, इन्हीं के रास्ते जल प्रवेश करता है। तो जल छोटे छोटे रंध्रों, जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं, के माध्यम से कहाँ प्रवेश करता है, इस जगह पर। ठीक है, मिडिल पीस में। इस जगह को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं केंद्रीय स्पंज गुहा। केंद्रीय स्पंज गुहा। ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है, कट गया है इसके वजह से, इसको हटाते हैं। फिर देखिए स्पंजोसील, स्पंजोसील क्या कहते हैं, स्पंज गुहा, स्पंजोसील। और फिर जब ये जल स्पंज गुहा में यानी स्पंजोसील में प्रवेश करता है, तो जो भी अपनी रिक्वायरमेंट है जल से ये ले लेते हैं, यानी जल के माध्यम से ये भोजन वगैरह इसी के अंदर जाता है। तो जल से ये भोजन भी प्राप्त कर लेते हैं और जल में उपस्थित ऑक्सीजन से ये अपना श्वसन की प्रक्रिया भी कर लेते हैं, और साथ ही कुछ अगर उत्सर्जी पदार्थ है तो उस उत्सर्जी पदार्थ को भी ये जल के माध्यम से उसमें रिलीज कर देते हैं। और फिर ये जल यहाँ से होता हुआ बाहर एक बड़े छिद्र के द्वारा जाता है। इस बड़े छिद्र को कहा जाता है ऑस्कुलम। इस बड़े छिद्र को क्या कहते हैं, ऑस्कुलम। ठीक है, याद करिए, याद करिए कि स्पंज में जल परिवहन अथवा नाल तंत्र पाया जाता है। जल छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से केंद्रीय स्पंज गुहा में प्रवेश करता है और एक बड़े रंध्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब ये जल क्यों अंदर प्रवेश कराते हैं, जल के माध्यम से ही ये भोजन प्राप्त करते हैं, श्वसन करते हैं तथा उत्सर्जी पदार्थ को भी बाहर निकालते हैं। ठीक, यानी ये कह सकते हैं कि जल के इनमें जल का रास्ता, इनमें भोजन
उपलब्ध कराने, श्वसन तथा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। क्लियर है बातें? अब इतनी पॉइंट लिखेंगे आप। अब इसको यहाँ पर हम ढकेल देते हैं। ठीक, तो फिगर में आपने समझ लिया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि जल का, नहीं अभी तो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, ये पॉइंट लिखे हैं कि इनमें जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। लिखेंगे कि जल छोटे छोटे रंध्रों के, छोटे छोटे रंध्रों ऑस्टिया या ऑस्टियम के द्वारा केंद्रीय स्पंज गुहा में, स्पंज गुहा यानी स्पंजोसील में प्रवेश करता है तथा बड़े छिद्र, एक ही पाया जाता है इसलिए हम एक ही लिखेंगे, एक बड़े छिद्र तथा एक बड़े रंध्र, छिद्र नहीं रंध्र बोलेंगे, रंध्र ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। जल का यह रास्ता इनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जल के माध्यम से ही ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, श्वसन करते हैं और उत्सर्जी पदार्थों को भी बाहर निकालते हैं। तो लिख सकते हैं कि जल का यह रास्ता इनमें भोजन प्राप्त करने व श्वसन तथा उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। ठीक, ये हो गया। तो जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र किसकी विशेषता है? ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? संघ पोरीफेरा के सदस्यों की विशेषता है। ठीक, अब देखो इसको, इसमें अगर आप देखो, ओफो लिखा हुआ नहीं मिट रहा, चलो कोई ना इधर दिखा देते हैं। आप एक टाइप की कोशिका को देख रहे होंगे, ये देखो इसका शेप कैसे है, ऐसे है। अगर हम इसको निकाल के सीधा करें तो इसका शेप कैसा आ जाएगा? ऐसा। ठीक है, ये शेप आपने कभी देखा है वकीलों को कि वकील की टाई कैसी होती है? वकीलों की जो कॉलर होती हैं उस पर जो वो टाई जैसा लगाते हैं उसको भी कॉलर ही बोलते हैं। वो ऐसे ही शेप का होता है, वाइट कलर का। तो चूंकि इनका आकार कॉलर जैसा होता है इसलिए इन्हें कहा जाता है, इन कोशिकाओं को कहा जाता है कॉलर सेल। क्या कहते हैं? कॉलर सेल। कॉलर सेल को कोएनोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो कॉलर सेल है, कोएनोसाइट्स, ये इनमें
नाल तंत्र और स्पंज गुहा को आस्तरित करती है। अब यहाँ पर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, क्योंकि एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही लिखाया गया है कि कॉलर कोशिका या कोइनोसाइट स्पंज गुहा व नाल तंत्र को आस्तरित करती है। बस। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि कॉलर कोशिकाएं किन में पाई जाती हैं, तो कॉलर कोशिकाएं स्पंज में पाई जाती हैं। ठीक है, इसको इधर कर देते हैं। तो कॉलर कोशिका भी आपने देख लिया, और भी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो सब आपको उतना नहीं पढ़ना है, बस इतना कि कॉलर कोशिका क्या कार्य करती हैं। कॉलर कोशिका या कोइनोसाइट, इन्हें क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट भी बोलते हैं, यानी कॉलर सेल और कोइनोसाइट, इनमें किसको किसको, एक तो स्पंज गुहा का और दूसरा नौल तंत्र को। स्पंज गुहा व नाल तंत्र को आस्तरित करती है। आस्तरित करती है। ठीक, बस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है पॉइंट इनमें कि कंकाल यानी स्केलेटन भी पाया जाता है। कंकाल इनमें शरीर को आधार प्रदान करता है, आधार प्रदान करता है। अब इनका कंकाल किससे मिलकर बना होता है, तो इनका जो कंकाल है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो कंटिकाओं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है स्पाइक्यूल्स, व स्पंजिन तंतुओं, स्पंजिन तंतुओं, स्पॉन्जिंग फाइबर्स का बना होता है। ठीक, अब देख लो, ये है स्पंज का शरीर। आप अगर देखो तो जो कंटिकाएं होती हैं वो कंटिकाएं बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं। इनमें इस तरह के शेप में पाई जाती हैं कंटिकाएं। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। और जूम कर दें अगर हम इसको, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये इस तरह से कंटिकाएं पाई जाती हैं इनमें, और उन्हीं कंटिकाओं से इनका कंकाल बना होता है। ठीक है, कंटिकाओं से। और इधर जो पाई जाती हैं वो होती हैं स्पंजिन फाइबर। तो इससे आपको समझ में आया कि ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। इनका कंकाल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। किससे किससे बताइए, किससे किससे मिलकर बना होता है? कंटिकाओं और स्पंजिन फाइबर से मिलकर बना होता है। याद करिए कि इनका कंकाल दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कंटिकाओं यानी स्पाइक्यूल्स और स्पंजिन तंतुओं से मिलकर बना होता है। बात करें अगर हम इनमें पाचन की, तो इनमें जो पाचन होता है वो अंतःकोशिकीय यानी इंट्रासेल्युलर पाचन होता है। इनमें अंतःकोशिकीय पाचन अर्थात जिसे क्या कह सकते हैं, इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। अब ये क्या होता है? अंतःकोशिकीय पाचन।
तो जैसे हम लोगों में क्या होता है, हम लोगों में अंतः और अंतः नहीं होता, हम लोगों में बाह्य पाचन देखा जाता है। मतलब हम लोगों में शरीर में कोशिकाओं के अलावा जो गुहाएं होती हैं जैसे स्टमक वगैरह, आंत वगैरह, इन सभी में पाचन होता है, बाह्य पाचन होता है। लेकिन इनमें अंतः पाचन होता है। इनके शरीर के इन जगहों पर पाचन की प्रक्रिया नहीं होती। कोशिकाओं के अंदर जब भोजन के कण पहुंचते हैं, जब फूड पार्टिकल्स कोशिकाओं के अंदर जाते हैं तो कोशिका के अंदर इसका पाचन होता है। ठीक है, ये फूड डाइजेस्ट होगा, छोटे छोटे कणों में डाइजेस्ट होगा, और फिर जो एसिमिलेट करने वाला, जो प्रयोग करने वाली चीज़ें होंगी उनको ये कोशिका ग्रहण कर लेगी, और जो अपशिष्ट पदार्थ होगा उनको शरीर से बाहर निकाल देगी। ठीक है, इस प्रकार से इनमें कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है। हम लोगों में कोशिकाओं के अंदर पाचन नहीं होता, हम लोगों में पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, बाह्य पाचन होता है, कोशिका के बाहर पाचन होता है। इनमें कोशिका के अंदर पाचन होता है। ठीक, इनमें अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है। क्लियर हुई बातें? यानी जो भोजन है, ये जब भोजन है, भोजन के कण जब कोशिका तक पहुंचते हैं तो कोशिका इसको अपने अंदर ले लेती है, और फिर इस भोजन के कण का पाचन शुरू होता है कोशिका के अंदर। ये पूरी एक कोशिका है, और फिर जो पचित पदार्थ हैं उनका उपयोग कर ली जाती है, और जो अपचित पदार्थ हैं उनसे बाहर निकाल लिया जाता है। इस तरीके से उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इनमें हम जनन के बारे में पढ़ते हैं। सभी स्पंज, सभी के सभी स्पंज द्विलिंगी प्राणी होते हैं, यानी इनमें नर और मादा एक ही प्राणी में पाया जाता है, उभयलिंगी होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि स्पंज उभयलिंगी यानी हर्माफ्रोडाइट होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, अर्थात नर व मादा भाग एक ही प्राणी में पाया जाता है। ठीक, नर और मादा भाग एक ही प्राणी में पाया जाता है। जैसे अगर आप इस स्पंज को देखें तो इस स्पंज में ये पूरा का पूरा एक स्पंज है, ये यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा एक ही स्पंज है। इस स्पंज में देखोगे तो ये जो है वो मादा भाग है और ये जो है वो नर भाग है। तो एक ही स्पंज में नर और मादा दोनों भाग पाई जाती हैं, यानी इनमें नर प्राणी और मादा प्राणी अलग अलग नहीं होते। जैसे मनुष्य में हम नर हैं, कोई मादा होंगी, तो ये अलग अलग प्राणी होते हैं ना। तो ये इनमें ये ऐसी स्थिति होती है कि नर और मादा दोनों एक ही प्राणी में पाए जाते हैं, इसलिए ये उभयलिंगी होते हैं। क्लियर हुई बात? जनन की बात करें तो जनन में इनमें अलैंगिक जनन भी होता है। अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो अलैंगिक जनन इनमें विखंडन विधि द्वारा होता है, विखंडन विधि द्वारा। और लैंगिक जनन, लैंगिक जनन कैसे होता है? युग्मकों द्वारा। निषेचन कैसा होता है? तो इनमें निषेचन आंतरिक होता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक यानी इंटरनल होता है। ठीक है। परिवर्धन कैसा होता है? यानी डेवलपमेंट।
परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट। अब ये अप्रत्यक्ष परिवर्धन का मतलब क्या होता है, तो चलो इधर पहले देख लो। इधर आप देखो इसको, ये है स्पंज जिसमें ये है नर भाग, ये है मादा भाग। अब यहाँ पर देखो, नर भाग में बनता है नर युग्मक, ये देख रहे हो ना छोटे छोटे नर युग्मक, स्पर्म, शुक्राणु है। ये शुक्राणु नर भाग में बनते हैं। ये कौन सा भाग है, नर भाग। सिर्फ समझना है, यहाँ पर डिटेल आपको नहीं जानना है। ये आपका है मादा भाग। तो नर भाग में नर युग्मक बनता है, मादा भाग में मादा युग्मक यानी एग सेल, अंड कोशिका बनती हैं। क्लियर है बात। अब जब नर युग्मक बन जाते हैं तो नर युग्मक इस तरह से छोड़ दिए जाते हैं और नर युग्मक चले जाते हैं यहाँ पर, और फिर नर युग्मक आता है अंड कोशिका के साथ फ्यूज करता है। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से बनता है युग्मनज, जो विभाजित होता है और विभाजित होकर लार्वा बनाता है। और फिर लार्वा इनमें स्पंज गुहा के माध्यम से आस्कुलम द्वारा बाहर आ जाता है लार्वा। लार्वा के पास फ्लैजिला सीलिया या फ्लैजिला जैसी संरचना होती है जिसके द्वारा ये चल सकने में, तैर सकने में सक्षम होता है। फ्री स्विमिंग लार्वा होती है, वो उसके बाद एक स्थान ढूंढती है जहाँ से वो चिपक सके आधार से और फिर नया स्पंज बना सके। इस तरह से इनमें लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अब इनके लैंगिक जनन में लार्वा अवस्था बन रही है। जिस किसी भी प्राणी में लैंगिक जनन में या उसके जीवन चक्र में लार्वा अवस्था आती है तो उसे परिवर्धन कहलाता है, अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहलाता है। जैसे हम लोगों में परिवर्धन अप्रत्यक्ष नहीं होता, प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। यानी हम लोगों में जो बचपन का शरीर होता है वो कोई भिन्न नहीं होता, मनुष्य के समान ही होता है, लार्वा नहीं बनता। जैसे मैंने आपको मेंढक का आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेंढक में लार्वा बनता है, जब अंडा उससे फूटता है तो उससे मछली जैसी संरचना निकलती है। तो मछली जैसी संरचना वो उस मेंढक की लार्वा कहलाती है। तो इसमें देखो वयस्क से भिन्न संरचना है। वयस्क में तो ऐसी दिखाई देती है लेकिन ये उससे भिन्न संरचना है। तो जो भिन्न संरचना होती है उसे लार्वा कहते हैं। तो बचपन का जो स्टेज है वो लार्वा होती है। तो जिस किसी भी प्राणी में लार्वा पाई जाती है तो बोलते हैं कि परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, यानी इनका जो डेवलपमेंट है इनडायरेक्ट होता है। दूसरा, इनमें निषेचन आंतरिक होता है। देखो नर युग्मक कहाँ आया, शरीर के अंदर, मादा शरीर के अंदर, और फिर अंड युग्मक से फ्यूज किया। तो निषेचन यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया ही तो निषेचन कहलाती है। तो निषेचन कहाँ हो रहा है, शरीर के अंदर, इसलिए बोलते हैं कि निषेचन आंतरिक होता है। ठीक, लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा, नर युग्मक और मादा युग्मक द्वारा। बस इतना एनसीईआरटी में दिया गया था, आपने उतना पढ़ लिया। तो ये था संघ पोरीफेरा के सामान्य लक्षणों के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका उदाहरण। तो इसके 3 उदाहरण हैं, इसके 3 उदाहरण हैं एनसीईआरटी में जो मेंशन है तो बहुत सारे, लेकिन आपके एनसीईआरटी में 3 ही मेंशन है। इसको पहले छोटा करना पड़ेगा। ये देखिए, ये जो है इसके बारे में आपको फिगर में भर भर के दिखाया गया। इसी के अंदर को काट कर आपको नाल तंत्र दिखाया गया। ये है आपका साइकॉन, साइकॉन जिसे साइफा भी बोलते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये वाला, तुम और उधर हो जाओ भाई। ये जो एग्जाम्पल है वो है यू स्पॉन्जिया का। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को कहा जाता है बाथ स्पंज, क्योंकि इसका प्रयोग नहाने में किया जाता है। पकड़ के उससे शरीर साफ करते हैं, ठीक है, इसी से अपना शरीर साफ करते हैं, तो इसे बाथ स्पंज भी बोलते हैं। ये है आपका स्पॉन्जिला, ठीक, स्पॉन्जिला। ये है स्पॉन्जिला
और स्पॉन्जिला की बात ये है कि ये स्वच्छ जलीय होते हैं, स्वच्छ जलीय स्पंज होते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक है, बस ये था आपका समस्त बातें संघ पोरीफेरा के बारे में। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा। संघ पोरीफेरा में आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहला कि पोरीफेरा के सदस्य कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला, जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। ये आद्य बहुकोशिक प्राणी होते हैं, यानी ये सबसे पुराने प्रकार के माने जाते हैं बहुकोशिकीय प्राणी में। आपने दूसरा क्या जाना कि इनके शरीर में जल परिवहन तंत्र या नाल तंत्र पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। एक बड़ा छिद्र होता है जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। ठीक है, एक बड़ा छिद्र जिसे ऑस्कुलम कहते हैं, छोटे छोटे छिद्र को ऑस्टिया कहते हैं। तो जल इन्हीं छोटे छोटे रंध्रों ऑस्टिया के माध्यम से स्पंज गुहा में प्रवेश करती है और एक बड़े रंध्र ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकलती है। ठीक, जल का यह रास्ता इनमें भोजन प्राप्त करने, श्वसन और उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालने में भी सहायक होता है। इनमें कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, कॉलर कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कोइनोसाइट्स भी कहलाती हैं, कोइनोसाइट्स भी कहलाती हैं, जो क्या करती हैं, स्पंज गुहा और नाल तंत्र को आस्तरित करती हैं। फिर आपने जाना कि इनमें जो कंकाल होता है, इनके जो पूरे शरीर का कंकाल है, जैसे हम लोगों में कंकाल हड्डियों का बना है, तो इनमें जो कंकाल है वो दो चीज़ों का बना है, कंटकाओं यानी स्पाइक्यूल्स का और स्पंजिन तंतुओं का मिलकर बना होता है। इनमें पाचन कैसा होता है, अंतः कोशिकीय पाचन होता है, यानी इन जगहों पर पाचन नहीं होता, कोशिकाओं के अंदर पाचन होता है। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद आपने क्या जाना कि इनमें जो नर और मादा प्राणी हैं वो एक ही शरीर में पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें उभयलिंगी हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। इनमें जनन अलैंगिक विधि विखंडन के द्वारा होता है, यानी शरीर खंडित हो जाता है और नया जीव बन जाता है। लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है, कैसे वो आपने जान लिया। इनमें आंतरिक निषेचन होता है और फिर इनका जो डेवलपमेंट होता है, परिवर्धन, वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी हम कह सकते हैं कि अर्थात जीवन चक्र में वयस्क से भिन्न लार्वा अवस्था पाई जाती है। बस ये था आपका संघ पोरीफेरा का महत्वपूर्ण बातें। उदाहरण में आपने पढ़ लिया, उदाहरण में आपने देखा, एक है साइकॉन, सबका इंग्लिश में ही याद करेंगे, जिसे साइफा भी बोलते हैं। दूसरा आपने क्या पढ़ा, स्पॉन्जिला, जिसके बारे में आपने जाना कि ये स्वच्छ जलीय होता है, स्वच्छ जलीय स्पंज है। तीसरा आपने क्या पढ़ा, यूस्पॉन्जिया, यूस्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज। ये सब क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि बाथ स्पंज किसे बोलते हैं, स्वच्छ जलीय स्पंज कौन होता है, तो पिछले ही साल आया था नीट में। ठीक, बस ये हो गया संघ पोरीफेरा के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं आप दूसरा संघ, जो कि है संघ सीलेंट्रेटा। संघ सीलेंट्रेटा या जिसे नाइडेरिया भी बोलते हैं। सीलेंट्रेटा और नाइडेरिया। सीलेंट्रेटा के सामान्य लक्षणों की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं। सामान्य लक्षण, सबसे पहले हम आवास को देखेंगे। कहाँ पाए जाते हैं, अधिकांशतः समुद्री होते हैं। ठीक है, मैराइन। कुछ
ऐसे भी सीलेंट्रेट्स हैं जो स्थावर होते हैं, यानी सेसाइल, हम कह सकते हैं कुछ स्थावर व कुछ मुक्त प्लावी यानी फ्री स्विमिंग भी होते हैं। फ्री स्विमिंग होते हैं, इनका मतलब क्या है? देखो, सबसे पहला तो ये कि सीलेंट्रेट्स क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ स्थावर यानी सेसाइल होते हैं, कुछ मुक्त प्लावी यानी फ्री लिविंग होते हैं। ये क्या है? ये देखो, ये है सीलेंट्रेट, ठीक है, नाइडेरिया, जिनमें दिखाया गया है कि कुछ जो होते हैं सीलेंट्रेट वे समुद्र के स्थल पर, समुद्र के तल पर इस तरह से स्थिर होते हैं, ठीक, उसी से जुड़े होते हैं थल से। लेकिन कुछ ऐसे सीलेंट्रेट होते हैं जो थल से जुड़े नहीं होते हैं, मुक्त प्लावी, ये ऐसे ऐसे समुद्र में घूमा करते हैं, टहला करते हैं, सब जगह पर टहला करते हैं, लेकिन ये नहीं टहलता, ये एक ही जगह पर स्थिर होता है। तो ऐसे सीलेंट्रेट्स को क्या कहा जाता है? ऐसे सीलेंट्रेट्स को कहते हैं स्थावर। तो ये है स्थावर, सेसाइल, जो एक जगह पर स्थिर रहे, और एक होता है मुक्त प्लावी जो कई जगह पर मूव करता रहता है, एक जगह पर नहीं रहता। अब बात आती है कि इन्हें नाइडेरिया क्यों नाम दिया गया? नाइडेरिया क्यों नाम दिया गया? नाइडेरिया नाम इनमें पाई जाने वाली विशिष्ट कोशिका, जिसे हम दंश कोशिका कहते हैं, इनके कारण इनका नाम नाइडेरिया रखा गया। ठीक है, ये क्या है? दंश कोशिका, जिसका फिगर आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, दंश कोशिका। तो दंश कोशिका इनके स्पर्शकों या संस्पर्शक जिसे भी बोलते हैं, संस्पर्शकों यानी टेंटिकल्स, ये जो आप देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे रोए, ये सब टेंटिकल्स हैं। तो टेंटिकल्स पर पाए जाते हैं या उनके शरीर के अन्य स्थानों पर भी ये दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। दंश कोशिका के 3 नाम हैं। एक तो दंश कोशिका जिसे नाइडोसाइड बोलते हैं, या फिर इसे दंश कोरक नाइडोब्लास्ट बोलते हैं, या फिर इसे निमेटोब्लास्ट भी बोलते हैं। 3 नाम हैं इसके दंश कोशिका के। नाइडेरिया नाम किसकी वजह से पड़ा? दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट के प्रजनन के कारण इसका नाम नाइडेरिया पड़ा, सीलेंट्रेट को। ठीक, अब ये दंश कोशिका का कार्य क्या होता है यहाँ पर? तो दंश कोशिका का कार्य होता है स्थिरक का कार्य, यानी इनकरेज, यानी जो आप इनकी ऐसे संरचना देख रहे हो तो ये स्थिरक का काम करता है। दंश कोशिका इनको जल में स्थिर बनाए रखने का काम करता है। दूसरा, किसी दूसरे शत्रु से रक्षा के लिए भी ये काम करता है, क्योंकि ये दंश कोशिका होती हैं, चुभती हैं। दूसरे किसी अगर कोई प्राणी आ गया तो उसको चुभो कर उसको हानि पहुंचाती हैं, तो दंश कोशिका इनमें रक्षा का काम करता हो। दूसरा, दंश कोशिका भोजन पकड़ने का भी काम करता है, यानी आसपास अगर कोई भोजन है तो उसको ऐसे दंश कोशिका के माध्यम से पकड़ लेता है। ठीक, तो दंश कोशिका का कार्य क्या है? स्थिरक यानी जल में स्थिर बनाए रखने में, इनकरेज में, रक्षा करने में, दूसरा भोजन पकड़ने में इनका कार्य होता है। तो दंश कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया गया है, मत पढ़िएगा, बस ये स्ट्रक्चर मैंने दे दिया था और डिटेल नहीं पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में लाइन है बस उतना ही पढ़ना है आपको। ये तो सिर्फ फिगर आपको दिखाया जा रहा है चीज़ों को समझाने के लिए। अब ये सब मत रटने लगना, ये सब रटोगे तो पीएचडी करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो आपने ये जाना कि इनमें जो दंश कोशिका होती हैं उनके कारण इनका नाम नाइडोब्लास्ट रखा गया, तो यहीं पर लिखना पड़ेगा। इनका नाम नाइडेरिया इनमें उपस्थित विशेष कोशिका दंश कोशिका
के कारण रखा गया। ठीक है, अब इस फिगर का कोई काम नहीं है, इसको हटा सकते हैं। स्टार बना के लिख सकते हैं कि दंश कोशिका को और क्या कहते हैं? दंश कोशिका, जिसे इंग्लिश में नाइडोसाइट कहते हैं, या दंश कोरक नाइडोब्लास्ट कहते हैं, ये सी है नाइडोब्लास्ट, या निमेटोब्लास्ट कहा जाता है। दंश कोशिका का कार्य क्या है? तो दंश कोशिका का कार्य है स्थिरक, रक्षा व भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं कि दंश कोशिका स्थिरक, यानी एनकरेज, रक्षा यानी डिफेंस, व भोजन को पकड़ने में सहायक होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब इनमें जो पाचन होता है, उस पाचन के लिए इसमें मुंह भी पाया जाता है, माउथ, और इनमें पाया जाता है, इसके शरीर के भीतरी भाग में पाया जाता है, इस जगह पर जठर मार्ग, या जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, जठर संवहनी गुहा। तो अब जठर संवहनी गुहा भी पाई जाती है, तो इस वजह से इनमें जो पाचन होता है वो बाह्य कोशिकी और अंतः कोशिकी दोनों होता है, यानी क्या कहते हैं, डाइजेशन इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। कुछ भोजन के कण इस गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में पचते हैं, और बाकी जो पाचन का काम होता है वो कोशिका के अंदर भी होता है। पहले यहाँ पर एक चीज़ और लिख लीजिए, दंश कोशिका कहाँ कहाँ पर पाई जाती है? दंश कोशिका, तो लिख सकते हैं कि दंश कोशिका संस्पर्शकों यानी टेंटिकल्स पर व शरीर के अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि इन प्राणियों में केंद्रीय जठर संवहनी गुहा यानी गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो अधोमुख यानी हाइपोस्टोम पर स्थित मुख द्वारा
बाहर खुलता है। यानी इस फिगर को देखो आप अगर इस फिगर को देखो तो इसमें इसके अंदरूनी भाग को दिखाया गया है, अंदर के भाग को दिखाया गया। ये इसका माउथ पार्ट है, ये इसका माउथ पार्ट है जिसके माध्यम से भोजन देखो अंदर आया है, ठीक है, डेड प्रे, यानी जो इनका भोजन था, मान लो इसने किसी कीड़े को खाया है तो कीड़ा अंदर आया, तो ये जो भाग होता है, ये रीजन, ये पूरा का पूरा रीजन जो है वो क्या कहलाता है? जठर संवहनी गुहा, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, पूरा अंदर का भाग गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहलाता है। जो अधोमुख, यानी ये जो भाग होता है इसे कहते हैं अधोमुख, यानी हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम कहते हैं। तो इस हाइपोस्टोम के ऊपर स्थित होता है उसका मुख, माउथ, उसके द्वारा जठर संवहनी गुहा बाहर की तरफ खुलता है। इस फिगर को पकड़ो, देखो यहां पर अगर आप देखो तो ये यही फिगर है, तो इसमें ये है हाइपोस्टोम, लिखा है ना हाइपोस्टोम, ये भाग, हाइपोस्टोम के ऊपर क्या होता है? इसका माउथ पार्ट, ठीक। अब इसको यहीं पे भेज दो वापस। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने समझ ली कि इनमें हाइपोस्टोम के ऊपर मुख होता है और बीचों बीच क्या होता है? जठर संवहनी गुहा पाई जाती है, जठर संवहनी गुहा पाई जाती है। अब इनमें पाचन की बात करें तो इनमें पाचन अंतः भी होता है, अंतः कोशिकीय भी और बाह्य कोशिकीय भी होता है। बाह्य कोशिकीय देखो, जब ये जठर संवहनी गुहा के अंदर होते हैं तब इनमें पाचन की प्रक्रिया यहाँ पर भी होती है, और जो कुछ अपचा हुआ भोजन है वो चला जाता है इनकी कोशिकाओं के अंदर। ये देखो ये फिगर, ये काट कर दिखाया गया इसके अंदर के गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी में, जिसमें भोजन का डाइजेशन हुआ, पचा हुआ भोजन जो थोड़ा बहुत आधा पचा हुआ है वो फिर यहाँ पर चला आता है कोशिका के अंदर। कोशिका के अंदर भी इनमें पाचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो इनमें पाचन दोनों प्रकार का पाया जाता है, बाह्य कोशिकीय भी और अंतः कोशिकीय भी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पाचन दोनों प्रकार का पाया जाता है, अतः पाचन अंतः कोशिकीय यानी इंट्रासेलुलर व बाह्य कोशिकीय एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। क्लियर है बातें? नेक्स्ट, इनमें कुछ ऐसे भी सदस्य हैं, इनमें कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनमें फिगर छूट गया, क्या फिगर छूट गया? आ गया। यह फिगर कोरल का। कोरल एक प्रकार के जीव ही हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, इस तरह से आप देख रहे हो। तो ये जो आपको चटकीले लाल रंग का जो संरचना दिखाई दे रहा है ना, ये भी एक स्पंज ही है, स्पंज, सॉरी सीलेंट्रेटा, स्पंज नहीं सीलेंट्रेट, नाइडेरिया है सीलेंट्रेट, ठीक, जिसे कोरल कहते हैं, प्रवाल कहते हैं। हमारे भारत में एक द्वीप है जिसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इन्हीं के द्वारा जो कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन है उससे बना हुआ है, कोरल द्वीप कहते हैं उसे। इन्हें मूंगा भी कहते हैं। मूंगा आपने सुना होगा, मूंगा एक स्टोन होता है जो इन्हीं से प्राप्त होता है, इनकी लकड़ियों से मूंगा बनाया जाता है, प्रवाल या मूंगा जिसे बोलते हैं।
और इन्हीं प्रवाल की वजह से चट्टान बनता है जिसे मूंगा चट्टान कहा जाता है। लक्षद्वीप मूंगा चट्टान का ही एक उदाहरण है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इनके बारे में कि इनमें कुछ सदस्य जैसे प्रवाल, जिसे इंग्लिश में कोरल कहते हैं, कोरल में कंकाल किससे मिलकर बना होता है? कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। ठीक, बस। तो ये है कोरल का एग्जाम्पल जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, समुद्र में इस तरह से पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इनमें जो शरीर है यानी सीलेंट्रेट का, वो दो प्रकार से पाया जाता है। इनमें शरीर दो प्रकार का हो सकता है। कौन कौन से? तो एक होता है पॉलिप और दूसरा होता है मेड्यूसा। अब ये क्या बला है भाई? देखो, ये जो आप देख रहे हो फिगर, ये मेड्यूसा है और ये जो आप आकार देख रहे हो ये कहलाता है पॉलिप। ठीक है, पॉलिपिस। तो जो पॉलिप है वो बेलनाकार होता है, बेलन के आकार का होगा, और दूसरा एक जगह पर स्थिर होता है। जो मेडूसा है वो छतरी के आकार का होता है, देखो अम्ब्रेला, छाता के आकार का होता है, और दूसरा मुक्त प्लावी होता है, कहीं पर भी स्विम करता रहता है, जैसे जेलीफिश स्विम करती रहती है। ठीक है, तो इनमें या तो ये आकार पाया जा सकता है या तो ये आकार पाया जा सकता है। अच्छा, कुछ ऐसे भी सीलेंट्रेट हैं जिनमें दोनों आकार पाया जा सकता है। ठीक है, दोनों आकार पाया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। अब देखो यहाँ पर ये जो पॉलिप अवस्था है वो एक जगह पर स्थिर रहता है, कहीं पर भी मूव नहीं कर पाता, लेकिन जो मेडूसा है वो मूव कर सकती है। तो यहाँ पर इनका जो शरीर है वो दो आकार में हो सकता है, या तो पॉलिप या तो मेडूसा। पॉलिप कैसा होता है? तो पॉलिप होता है बेलनाकार और स्थावर होता है, स्थावर यानी सेसाइल, वही बात, मतलब कि एक जगह पर स्थिर रहे। इनकी बात करें मेडूसा की, तो मेडूसा छतरी के आकार के होते हैं, छतरी यानी अम्ब्रेला शेप होते हैं, छतरी आकार। दूसरा, ये कैसे होते हैं? मुक्त प्लावी, यानी ये तैर सकते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग। क्लियर है बातें? इनका एग्जाम्पल क्या है? पॉलिप अवस्था किस में देखी जाती है? तो पॉलिप देखी जाती है हाइड्रा में और एडम्सिया में। मेडूसा आकार आपको किस में देखने को मिल सकता है? तो ये देखने को मिल सकता है ओरेलिया में, ऑरेलिया बोलेंगे, ऑरेलिया में, ऑरेलिया। और इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश, जेलीफिश जो ट्रांसपेरेंट होती है, समुद्र में आप देख सकते हो जेलीफिश को। याद करिए कि सीलेंट्रेट में आकार दो आकार का हो सकता है, पॉलिप या तो मेडूसा। पॉलिप बेलनाकार होते हैं और स्थावर होते हैं, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडम्सिया। मेडूसा छतरी के आकार के होते हैं और मुक्त प्लावी होते हैं, मूव कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया और जेलीफिश। अब मैंने बताया था कि कुछ ऐसे भी सीलेंट्रेट हैं जिनमें ये दोनों अवस्थाएं उनकी पूरी जीवन चक्र में पाई जाती हैं, यानी एक बार उनका शरीर ऐसा बनेगा फिर ऐसा बनेगा। तो ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें पॉलिप और मेडूसा दोनों एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में आते हैं, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। उसका एग्जाम्पल है ओबेलिया का। तो ये देखिए, यानी
कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिनमें दोनों अवस्था पॉलिप व मेडुसा पाई जाती है व इनके बीच पीढ़ी एकांतरण होता है। पीढ़ी एकांतरण होता है। अब ये क्या है पीढ़ी एकांतरण? तो आप पढ़ चुके हो प्लांट वाले सेक्शन में कि पहले ब्रायोफाइटा में क्या आता है, युग्मकोद्भिद अवस्था, फिर बीजाणुद्भिद अवस्था। वैसे ही इनमें देखोगे तो इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। देखिए ओरेलिया और ओबेलिया में अंतर है। ओरेलिया जो है वो मेडुसा है, लेकिन ओबेलिया मेडुसा पॉलिप दोनों शो करता है। ओबेलिया। अब देखो इनमें जो पॉलिप अवस्था होती है, देखो पॉलिप अवस्था वो अलैंगिक जनन के द्वारा, किस जनन के द्वारा? अलैंगिक जनन के द्वारा क्या बनाती है? मेडुसा। ठीक है, ये मेडुसा है, मेडुसा बनाती है। मेडुसा में नर और मादा युग्मक बनते हैं और नर और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है और युग्मनज से फिर क्या बनता है? पॉलिप अवस्था बनती है। फिर पॉलिप अवस्था में अलैंगिक जनन से मेडुसा, फिर मेडुसा में लैंगिक जनन से, मेडुसा में लैंगिक जनन से, मेडुसा में लैंगिक जनन से क्या बनता है? पॉलिप बनता है। ये अवस्था इनमें ऐसे चलता रहता है। इसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। क्लियर हुई बात? तो क्या कह सकते हैं कि इनमें पॉलिप में अलैंगिक जनन होता है जिससे मेडुसा बनता है, मेडुसा में लैंगिक जनन होता है जिससे पॉलिप बनता है। ठीक, यहां लिख सकते हैं कि पॉलिप में अलैंगिक जनन होता है अलैंगिक जनन होता है जिससे मेडुसा बनता है तथा मेडुसा में लैंगिक जनन होता है जिससे क्या बनता है? पॉलिप अवस्था। पॉलिप अवस्था बनता है। क्लियर है बात? कितना आसान है कि पॉलिप में बडिंग हुआ, उनके शरीर पर बड बना, बड अलग होके मेडुसा बनाया, मेडुसा में लैंगिक जनन हुआ तो लैंगिक जनन से युग्मनज बना, युग्मनज से फिर पॉलिप बना। इसे कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसका एग्जांपल है ओबेलिया। नेक्स्ट, अच्छा ध्यान ये भी रखना है कि यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओबेलिया में मेडुसा कैसे बनता है, तो क्या बताएंगे? मेडुसा अलैंगिक जनन के कारण बनता है। ऐसे पूछा जा सकता है ओबेलिया में पॉलिप कैसे बनता है, तो पॉलिप मेडुसा में लैंगिक जनन के कारण बनता है। आइए अब आते हैं उदाहरण पे। इनका उदाहरण है पहला फाइसेलिया। फाइसेलिया जिसे पुर्तगाल युद्ध मानव भी कहते हैं। पुर्तगाल युद्ध मानव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका रीज़न मुझे नहीं पता, हिस्ट्री वगैरह में पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका फाइसेलिया का एग्जाम्पल। देख रहे हो कैसा दिखता है, कितना खतरनाक है। असीलेंट रेट है, इनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं, आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं अगर आप समुद्र में गए इसके पास। ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, जेलीफिश भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये है आपका फाइसेलिया जो समुद्र में इस तरह से पाए जाते हैं। फाइसेलिया हो गया। दूसरा एग्जाम्पल एडोम्सिया, जिसे बोलते हैं समुद्री
एनीमोन। तो ये देखिए, ये है एडाउंसिया, समुद्री एनीमोन। किस तरह से दिख रहा है, कैसा संरचना दिख रहा है, पॉलिप अवस्था दिख रही है ना, पॉलिप है, एक जगह पर टिका रहता है, इस तरह से इसमें टेंटिकल्स पाए जाते हैं। तीसरा पिन्नेटुला, जिसे बोलते हैं सी पेन, समुद्री कलम बोलते हैं। देखो कलम की तरह दिखाई देता है, मतलब अब आज के ज़माने में तो ऐसा कलम नहीं बनता है, लेकिन आप अगर राजा महाराजाओं के समय के देखेंगे कलम में, तो राजा महाराजाओं के समय का जो कलम होता था वो ऐसे होता था। कैसा, कबूतर का पंख जैसा या कोई बड़ी पक्षी के पंख जैसा ऐसे होता था पंख, कलम, उसी से लिखते थे स्याही में बोर बोर के। तो ये पेन जैसा दिखाई देता है, इस वजह से इसे बोलते हैं सी पेन। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं ना इसको, ये है आपका, इस तरह से कितना सुंदर लिख रहा है, ये आपका सी पेन है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है गॉर्गोनिया, जिसे बोलते हैं सी फैन, सी फैन यानी समुद्री पंखा। अब देखो ये जो विलायती जो लड़कियां होती थी वो ऐसे से पंखा नहीं लगाए रहती हैं, अब तो ये भारत में भी बहुत देखा गया है। तो ऐसे पंखा बनता था, ऐसे से चाइनीज जो ऐसे से अपना ठंडी हवा लेने के लिए यूज़ करती थी, तो पंखे के समान है, हाथ से यूज़ करने वाला पंखा, इसीलिए इसका नाम है सी फैन, गार्गोनिया। नेक्स्ट आता है ब्रेन कोरल, जिसे बोलते हैं मीनड्रिना, मीनड्रिना, ब्रेन कोरल। अब इसे ब्रेन कोरल क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो खोपड़ी जैसा दिख रहा है, मनुष्य की खोपड़ी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर खोपड़ी को खोला जाए तो अंदर ऐसे ही तो दिखाई देता है, अपने अगर ब्रेन देखा होगा मनुष्य का तो ऐसे ही तो दिखाई देता है, तो ब्रेन जैसा होता है, ऐसा लगता है किसी मनुष्य का ब्रेन रखा हुआ है समुद्र में। ठीक है, बस ये था उदाहरण सीलेंट्रेटा का। तो एक बार फिर से हम सीलेंट्रेटा को यहाँ पर शुरू से देख लेते हैं। देखिए सीलेंट्रेटा जो कि अधिकांशतः समुद्री होते हैं, कुछ होते हैं स्थावर यानी एक जगह पर स्थिर होते हैं, और कुछ होते हैं मुक्त प्लावी जो जल में मुक्त घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। इनका नाम नाइडेरिया किसकी वजह से पड़ा, इनमें उपस्थित विशेष प्रकार की दंश कोशिका के कारण। दंश कोशिका को दंश कोरक निमेटोब्लास्ट भी कहा जाता है। दंश कोशिका का कार्य क्या होता है, दंश कोशिका कहाँ पाई जाती है, तो दंश कोशिका इन संस्पर्शकों या शरीर के अन्य स्थानों पर पाई जाती है। इनका कार्य होता है स्थिरक का काम करना, रक्षा करना, भोजन पकड़ना। ठीक है, उसके बाद इनके शरीर में अंदर केंद्रीय जठर संवहनी गुहा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, जो अधोमुख के ऊपर अधोमुख पर स्थित मुख के द्वारा बाहर खुलती हैं। इनमें पाचन दोनों प्रकार का होता है, यानी बाह्य पाचन भी होता है, यानी जठर गुहा में पाचन होता है, और दूसरा कोशिका के अंदर भी पाचन होता है। ठीक, अंतः कोशिकीय पाचन और बाह्य कोशिकीय पाचन दोनों प्रकार का पाचन होता है। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल, जिसे हम कोरल भी कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इनका कंकाल जो होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है नीट में। नेक्स्ट, इनका शरीर दो रूप में हो सकता है, या तो पॉलिप में या मेडूसा में, या दोनों रूप में हो सकता है, जैसा कि ओबेलिया के केस में मैंने आप लोगों को बताया। तो पॉलिप कैसा होता है, पॉलिप होता है बेलनाकार, दूसरा स्थिर होता है एक जगह पर। ठीक, स्थिर होता है, स्थावर सेसाइल। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा और एडम्सिया में देख सकते हैं। दूसरा मेडूसा, मेडूसा मुक्त प्लावी होता है। ठीक है, मुक्त प्लावी घूम सकता है एक जगह से दूसरे जगह पर, समुद्र में टहल घूम सकता है। छतरी के आकार का, अम्ब्रेला के शेप का होता है। उदाहरण है ऑरेलिया और जेलीफिश। नेक्स्ट देख लीजिए, तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल है जैसे ओबेलिया, जिसमें पॉलिप और मेडूसा दोनों ही फेज पाए जाते हैं एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में। पहले पॉलिप होगा तो उसमें अलैंगिक जनन होगा जिससे मेडूसा बनेगा, मेडूसा में लैंगिक जनन होगा जिससे पॉलिप बनेगा। इसका एग्जाम्पल है ओबेलिया। नेक्स्ट आपने इसका उदाहरण देख लिया। उदाहरण में आपने देखा कि ये है आपका फाइसेलिया, जो कि पुर्तगाल मानव युद्ध कहा जाता है इसे। एडम्सिया है
जो कि आपका बेलनाकार पॉलिप स्टेज में पाया जाता है। पिन्नेटुला जो सी पेन कहलाता है, पेन के आकार का होता है। गॉर्गोनिया जो सी फैन कहलाता है। और मेंड्रिना जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं पाया जाता है। बस ये था आज का टॉपिक समाप्त। इसके बाद आपका और कुछ भी नहीं है। संघ पोरीफेरा और संघ सीलेंट्रेटा को आपने इस तरीके से पढ़ लिया। उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है और आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है अब आप इससे कर सकते हैं। इसके बाद जो भी संघ होगा, संघ टिनोफोरा और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, उसके बाद जितने भी संघ हैं उनके बारे में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताया जाएगा।